नमस्कार दोस्तों। माय वॉइस अल्फाज में मैं नताशा आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी एक रात की दुल्हन, जिसके लेखक हैं आलोक कुमार। शाफिया, सुनो, मेरा टिफ़िन अंदर ही छूट गया है। बाहर निकलते हुए आमिर चिल्लाया। ऑफिस जाने की हड़बड़ी में आमिर अपना टिफ़िन घर के अंदर ही भूल गया था। शाफिया लगभग दौड़ती हुई गेट से बाहर निकली और टिफ़िन हाथ में थमाते हुए झल्ला पड़ी। अभी कितना काम बचा है घर में, कुछ पता है आपको? आप तो एक काम भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। सॉरी बेगम, अब गुस्सा थूकिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। टिफ़िन हाथ में लेते ही वो अपनी बाइक की ओर चल पड़ा। 4 साल पहले ही आमिर और शाफिया की शादी हुई थी। अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। हालांकि आमिर ने इस बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन शाफिया के मन में एक खटका सा रहता था। एक आध बार आमिर की अम्मी ने घुमा फिरा कर बात पूछी थी, लेकिन शाफिया टाल जाती थी। फरीदाबाद की एक प्राइवेट फैक्ट्री में आमिर सुपरवाइज़र था। मूलतः वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। जिंदगी साधारण तरीके से गुजर रही थी। बस एक चाहत थी कि थोड़े पैसे कमा लूं, फिर गांव में एक पक्का मकान बनवाऊंगा। विधवा अम्मी घर में अकेली रहती थी। आमिर ने उनसे कहा भी कि आप भी हमारे साथ फरीदाबाद चलो, सब साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन उसकी अम्मा नहीं मानी। कहने लगी, बेटा, इस डीह पर तुम्हारे पिता की यादें हैं। तुम जब छोटे थे तभी वो गुजर गए थे। तब से इसी डीह पर मैंने मेहनत मशक्क़त करके तुमको पाला है। मैं यहीं रहूंगी, और फिर जमाना भी तो ठीक नहीं है। जरा सा घर छोड़ो तो जमीन हथियाने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग तो इसी ताक में रहते हैं कि कब मौका मिले और बिना आदमी की डीह पर धीरे धीरे कब्जा जमाए। आमिर अम्मी की बात टाल न सका, लेकिन महीने में एक बार उनसे ज़रूर मिल आता था। एक दिन उसने ऑफिस में ही किसी से सुना कि सऊदी अरब में किसी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। एक आदमी है, वो 8 लाख रुपए लेकर नौकरी, पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ का जुगाड़ कर देता है। अपनी नौकरी से ऐसे भी संतुष्ट नहीं था वो। ना तो पैसा बहुत था, ना ही मालिक का व्यवहार उसे अच्छा लगता था। ऐसे में उसे सऊदी जाने की बात किसी सपने से कम न लगी। बस पैसे का इंतज़ाम उसे करना था। घर आकर उसने अपनी पत्नी को ये बातें बताई। पत्नी खुश तो हुई, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे ये सोचकर थोड़ी उदास सी हो गई। दोनों मियाँ बीवी के पास कुल मिलाकर 3 लाख रुपयों का बंदोबस्त हो पाया। अगर उसे सऊदी जाना है तो 1 हफ्ते के भीतर पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। शाफिया और आमिर दोनों ने अपने अपने घर में फ़ोन किया। आमिर की अम्मी ने गांव के ही एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिया, और शाफिया के घर से भी 2 लाख का इंतज़ाम हो पाया। इस तरह अम्मी, ससुराल व पत्नी के सहयोग से उसने पैसे जमा कराए। खुदा का शुक्र था कि वो आदमी ईमानदार निकला, और 1 महीने के भीतर ही आमिर सऊदी को रवाना हुआ। जाते वक्त सबकी आंखें नम थीं। पता नहीं विदेश जा रहा है, अब कब वापस लौटे। तरह तरह की कहानियां भी सुनी थी उन लोगों ने सऊदी के बारे में, कि कैसे वहां पासपोर्ट, वीज़ा छीनकर जबरन काम करवाते हैं। आमिर भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर सब कुछ अल्लाह की मर्जी पे छोड़कर वो सऊदी पहुंचा। इधर शाफिया भी फरीदाबाद से वापस अपने मायके आई। मायका और ससुराल पास पास ही था। कुल 5 किलोमीटर का फासला था। कुछ दिनों तक मायके में रहने के बाद वो फिर अपने ससुराल आ गई, लेकिन आमिर के बिना उसे सब सूना सूना लगता। सोचती, अभी तो गए हैं वो, साल भर से पहले नहीं लौटेंगे। साल भर का समय उसे किसी युग सा लगता था। इधर सास भी गाहे बगाहे ताने देती, कहती कि निकाह के 4 साल हो गए हैं, लेकिन पोते का मुंह देखने को तरस गई। शाफिया इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करती, लेकिन बात उसके मन में कहीं कांटे सी फंस जाती। पड़ोस की कोई बूढ़ी आंगन में आई नहीं कि उसकी सास का रोना शुरू हो जाता। कितने अरमान से आमिर की शादी की थी कि इस डीह पर पोते पोतियों की किलकारियां गूंजेंगी, लेकिन 4 साल गुजर गए। एक बच्चे का मुंह देखने को तरस गई। अल्लाह जाने इसको बच्चा होगा भी या नहीं। मैं तो आमिर को कहती हूँ कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन पता नहीं वो मेरी बात को हंसकर टाल देता है।
दूसरी महिलाएं उसकी बात सुनती, थोड़ी सहानुभूति जताती और फिर जाते जाते ढांढस बंधाती कि अल्लाह के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तुम चिंता मत करो बहन, अल्लाह ने चाहा तो ढेर सारे पोते पोतियां तुम्हारे घर में आएंगी। उस दिन तो हद ही हो गई जब एक दिन शाफिया के अब्बाजान बेटी से मिलने आए। औपचारिक बातचीत के बाद जब शाफिया अपने अब्बू के लिए चाय लेकर पहुंची तो देखती है कि सास रोई जा रही है। मेरे तो करम ही फूट गए। जिस आशा को धरकर मैंने अपने आमिर का निकाह आपकी बेटी से किया था, सब धरे के धरे रह गए। अब तो आमिर भी सऊदी चला गया। लगता है अब मैं पोते पोतियों का मुंह बिना देखे ही मर जाऊंगी। शाफिया के लिए ये कोई पहला मौका नहीं था जब उसने अपनी सास को बच्चे के लिए किसी और के पास रोते हुए देखा था, लेकिन जब अपने अब्बू के सामने ही अपनी शिकायत सुनी तो आग बबूला हो गई। बोली, अम्मी अल्लाह से डरिए। आपको कैसे पता कि बच्चा मेरे कारण नहीं हो रहा है? और अगर बाद में आमिर में ही कोई कमी निकली तो आप फिर क्या कहेंगी? खुदा न करे कल को अगर आपकी शबनम के साथ यही हुआ तो आप फिर किसे दोष देंगी? पूरी तरह फट पड़ी शाफिया। बोलते बोलते रुआसी हो गई थी वो। सास भी शायद अंदर ही अंदर भरी पड़ी थी। बोली, देखो देखो इसके तेवर तो देखो। एक तो अब तक मुझे पोते पोतियों के लिए तरसाया और अब बददुआ भी दे रही है कि मैं नानी भी ना बन पाऊं। तेरे मुंह में कीड़े पड़े। खबरदार जो शबनम के बारे में कुछ बोला तो। देखा अम्मी जान, जब अपनी औलाद पर आता है तो कैसे दिल जलता है। और आप मेरे अब्बू को बैठाकर मेरा गुणगान कर रही हैं। अब्बू जान, मुझे नहीं रहना है यहाँ। जब से आमिर गया है तब से मेरा जीना मुहाल कर रखा है अम्मी ने। मैं बस लिहाज करती रही और चुपचाप सहती रही, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लिहाज? वो तो मैं देख रही हूँ। और मुझे अपने घर जाने की धमकी मत देना। बुढ़ापे में भी अल्लाह की रहमत से किसी पर बोझ नहीं बनी हूँ। शाफिया के अब्बू जान सोचते थे कि बीच में विराम आए तो मैं कुछ बोलूं और स्थिति संभालूं, लेकिन एक का खत्म नहीं होता था कि दूसरे का शुरू हो जाता था। अंत में देखा कि अब तो पानी सर से ऊपर आ रहा है। डपट कर शाफिया से बोले, बस बहुत हो गया। यही संस्कार तूने सीखे हैं? जब दो बड़े आपस में बात कर रहे थे तो तुम्हें बीच में टपकने की क्या ज़रूरत थी? वे शाफिया को सचमुच डांट रहे थे या माहौल को शांत करने के लिए उसे बस एक छिड़की दे रहे थे, ये तो वो ही जाने। लेकिन इसका असर उल्टा ही हुआ। शाफिया पैर पटकती हुई वहां से चली गई, लेकिन उसकी सास बोल पड़ी, अगर अच्छे संस्कार होते तो वो अपने शौहर की अम्मी से ऐसे बात नहीं करती। वो यही नहीं रुकी, बोली, मजाल है कि शबनम अपनी सास से ऐसे बोलने की हिम्मत भी करे। हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। शाफिया के अब्बू समझदार इंसान थे। बोले, अब जैसी भी है आपके घर की बहू है, मैं उसको समझाऊंगा। अम्मी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। शाफिया के अब्बू की हिम्मत थोड़ी और बढ़ी तो झट से बोल पड़े कि अगर आप बुरा न माने तो कुछ दिनों के लिए शाफिया को अपने साथ लेता जाऊं। उसका भी मन बहल जाएगा और ये तनाव भी समय के साथ खत्म हो जाएगा। अभी अगर मैं ऐसी स्थिति में ही छोड़कर चला जाऊंगा तो फिर कोई संभालने वाला भी नहीं रहेगा। अभी आप दोनों गर्म हैं, ऐसे में दोनों को बिना किसी तीसरे के साथ छोड़ना भी ठीक नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप भी हमारे साथ चलिए, और लोगों से मिलेंगी तो आपका मन भी बहल जाएगा। अम्मी चुपचाप सुनती रहीं। अब शाफिया के अब्बू इसे रजामंदी समझें या इनकार, वो कुछ फैसला नहीं कर पाए। फिर धीरे से बोले, सब कुछ आपकी मर्जी से ही होगा। अगर आप नहीं चाहती तो शाफिया यहीं रहेगी। इस बार उसकी सास धीरे से बोल पड़ी, आपकी बेटी है, भला मैं रोकने वाली कौन होती हूँ, पर मैं तो यहीं रहूँगी। शाफिया के अब्बू ने इसे रजामंदी ही समझी और कुछ ये सोचकर कि कुछ दिन अलग अलग रहेंगी तो मन की कड़वाहट अपने आप ही कम हो जाएगी, शाफिया को ले जाने का निर्णय लिया। अंदर आकर शाफिया से बोले, चलो अपना कपड़ा वगैरह ले लो, अपने घर चलेंगे। शाफिया भी इस माहौल से ऊब चुकी थी, लेकिन उसके माथे पर कुछ देर के लिए सिलवटें उभरी, मानो पूछ रही हो, अम्मी जान मान गई? उसके अब्बू जान बस मुस्कुरा भर दिए और बोले, हाँ सब मान गए, अब चलो कुछ दिनों के लिए। शाफिया के जाने के बाद उसकी सास निढाल होकर बिस्तर पर गिर गईं।
शाम में जब फ़ोन की घंटी से नींद खुली तो देखा कि बेटी शबनम का फ़ोन है। शाफिया के साथ हुए प्रसंग के बाद शबनम पहली अपनी थी जिससे वो बात कर रही थी। एक एक कर सारी बातें उन्होंने शबनम को बताई। आदमी जब किसी को किसी घटना का विवरण सुनाता है तो अपने हिस्से की चीज सुनाते समय उसको अपने तर्कों से जस्टिफाई भी करता जाता है। जितनी बार उस घटना का विवरण प्रस्तुत होता है उसकी भूमिका उतनी ही परिष्कृत होती चली जाती है और जो पक्ष वहां मौजूद नहीं होता है धीरे धीरे सारा दोष उसी का नजर आने लगता है। यही बात इस घटना के साथ भी हुई। उधर शाफिया के मायके में जब शाफिया के द्वारा उस घटना का विवेचन बारंबार हुआ तो यहाँ दोषी उसकी सास निकली और उसके ससुराल की विवेचना में इस घटना की मुख्य खलनायिका वो स्वयं थी। घटना एक ही थी लेकिन दो अलग अलग पात्रों के संदर्भ से दोषी अलग अलग थे। रात में जब आमिर का फोन आया तो उसकी अम्मा अब तक 3 बार इस घटना का विवरण अपनी बेटी व बहन से कर चुकी थी। चौथी मर्तबा जब आमिर के सामने उन्होंने घटना का विवरण शुरू किया तो कुल जमा ये निकल कर आया कि मैं शाफिया के अब्बा से बोल रही थी कि अब तो बस एक ही इच्छा है कि जल्दी से पोते पोतियों का मुंह देख लूं। पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। लेकिन ना जाने उसने क्या सुना कि ले देकर मुझ पर ही भड़क गई। उसको बच्चा नहीं होने का अपना दर्द है परंतु उसने अपना सारा गुबार मुझ पर निकाल दिया। जब मैंने पलटकर जवाब दिया तो पैर पटक कर बोली कि मुझे यहाँ नहीं रहना है और अपने अब्बा के साथ अपने घर चली गई। आमिर ने सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। बस इतना ही बोल पाया कि माँ फ़ोन रखो, मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन माँ फ़ोन रखने के बजाय सुबकने लगी। मेरा तो एक ही बेटा है, अगर उससे भी नहीं बनी तो मैं कहाँ जाऊंगी। आगे की बात उसकी हिचकियों में दब गई। आमिर उसे शांत करता रहा लेकिन शिकायतकर्ता को हमेशा इस बात की आशंका रहती है कि पता नहीं उसकी शिकायत ठीक तरीके से सुनी गई है या नहीं। आमिर जितनी बार अम्मी के मुंह से उनकी व्यथा सुनता शाफिया पर उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। जब उसके माँ ने फ़ोन रखा तो गुस्से से अतिरेक में उसने तुरंत शाफिया को फ़ोन लगाया। उसे इस बात पर और ज़्यादा क्रोध आ रहा था कि शाफिया अम्मी से झगड़कर अपने घर क्यों चली गई। उसे ऐसा लगा मानो शाफिया उसे चैलेंज करके गई हो कि अगर आपकी अम्मी ठीक से नहीं रही तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। इधर शाफिया के घर में शाम ढलते ढलते अनेकानेक बार ये प्रसंग दोहराया जा चुका था और उसकी सास इस पूरे प्रसंग की खलनायिका बन चुकी थी। वो खुद से ये बात आमिर को बताना चाहती थी लेकिन यही सोचकर मन महसूस कर रह गई कि पता नहीं अभी फैक्ट्री में होंगे, परेशान हो जाएंगे। रात को उनका फ़ोन आएगा तब उनसे बात करेंगे। उसे आमिर के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार था और ऐसे में जब रात को उसका फ़ोन आया तो उसने लपक कर फ़ोन उठाया और कुशल क्षेम पूछने लगी। लेकिन आमिर के तो सर से पांव तक आग लगी थी। शाफिया के सवालों को अनसुना कर उसने सीधा यही पूछा कि तुम माँ को अकेला छोड़कर अपने घर क्यों चली गई। शाफिया विस्तार से अपनी बात बताना चाहती थी लेकिन आमिर कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने बस एक ही रट लगा रखी थी कि कल सुबह होते ही मेरी माँ के पास पहुँचो, उसके बाद ही कोई बात होगी। थोड़ी देर शाफिया उसे वस्तु स्थिति बताने की चेष्टा करती रही। आखिर उसके घर में अब तक हुए वार्तालाप में सारी गलती उसकी सास की ही निकली थी और यहाँ आमिर उसकी कोई दलील सुनने को तैयार ही नहीं था। उसका मन झुंझला उठा। आप किसी व्यक्ति के पास किसी और की शिकायत लेकर जाएं और वो व्यक्ति आपको ही दंडित करने लगे तो बहुत पीड़ा होती है। शाफिया के साथ यही हो रहा था। उसे और कुछ नहीं, बस आमिर से सहानुभूति चाहिए थी लेकिन आमिर तो बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। अंत में उसने ये कहकर फ़ोन रख दिया कि मैं अभी नहीं जाऊंगी, आप आएंगे अब तभी जाऊंगी। फ़ोन कटने से आमिर का गुस्सा और भड़क उठा। उसे लगा था कि जब वह शाफिया को अपने घर जाने को कड़ाई से कहेगा तो वो सहम जाएगी, पहले वापस घर जाएगी और फिर अपनी सफाई पेश करेगी। लेकिन उसने न केवल मना कर दिया बल्कि फ़ोन भी काट दिया। उसके अहम को ठेस लगी
उसने दोबारा फ़ोन लगाया और सीधे कहा कि कल तुमको हर हाल में मेरे घर जाना है और अगर नहीं गई तो फिर सोच लो दोबारा उस घर में कदम नहीं रखना। शाफिया ने आमिर का ये रूप नहीं देखा था। वो घबरा तो गई लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, ऐसी धमकी से मैं नहीं डरने वाली हूँ। अब तो मैं घर तभी जाऊंगी जब आप आएंगी। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। दोबारा फ़ोन कटने से आमिर को लगा जैसे गुस्से से उसका सर फट जाएगा। ये तो उसकी मर्दानगी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज जैसा था। उसे ऐसा लगा मानो किसी बच्चे को लाख मना करने के बाद भी वो मुंह चिढ़ाने से बाज नहीं आ रहा हो। चटाक, उसने एक जोरदार थप्पड़ बच्चे के मुंह पर मारा। लेकिन बच्चा कहाँ था। थप्पड़ से उसका गुस्सा शायद शांत हो जाता, लेकिन यहाँ तो उसके हाथ में केवल फ़ोन था। उसने तीसरी बार फ़ोन लगाया। इस बार शाफिया ने फ़ोन नहीं उठाया। लगातार 3 बार फ़ोन की घंटी बजती रही लेकिन शाफिया ने फ़ोन नहीं उठाया। अब तक उसके मस्तिष्क पर क्रोध का पूरा कब्जा हो चुका था। अब निर्णय लेने की बारी मस्तिष्क की नहीं बल्कि क्रोधाग्नि की थी। उसने फ़ोन उठाया और चटाक 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 एक साथ 3 थप्पड़ शाफिया के मुंह पर दे मारे। इधर शाफिया भी गुस्से से आपा खो रही थी। फ़ोन की घंटी सुनकर भी अनसुना कर रही थी। लेकिन जब फ़ोन की घंटी कुछ देर के लिए नहीं बजी तो लगा चलो एक बार फ़ोन कर ही लेती हूँ। ये ज़्यादा अड़ेंगे तो कल ससुराल चली जाऊंगी, लेकिन इनसे बात नहीं करूंगी। इसे ऊहापोह में फ़ोन के पास पहुंची ही थी कि फ़ोन पर मैसेज का बीप बजा। लपक कर फ़ोन उठा लिया। सोचा आमिर का ही मैसेज होगा। उसका अनुमान सही था। मैसेज आमिर का ही था। फुर्ती से उसने इनबॉक्स खोला, लेकिन ये क्या, मैसेज देखते ही ऐसा लगा मानो चटाक 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 3 झन्नाटेदार थप्पड़ किसी ने उसके चेहरे पर रसीद कर दी हों। वह मूर्छित होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। घर के लोग दौड़कर आए। अरे देखो शाफिया को क्या हो गया। उठो शाफिया, उठो बेटा। अरे क्या हो गया, कोई पानी लाओ। अरे बेटा क्या हो गया। परिवार वाले शाफिया को झकझोर रहे थे। जब उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा गया तो वो कुनमुनाई, आमिर आमिर। बस यही 2 शब्द वो बार बार बुदबुदा रही थी। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो देखा कि सारा परिवार उसके पास इकट्ठा हो चुका है। अब्बू बोले, बेटी क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना, कुछ तो बोलो, एकाएक गिर कैसे गई। कुछ नहीं अब्बू। आमिर। क्या हुआ आमिर को। अब घर वाले सच में परेशान हो गए थे। आमिर का मैसेज आया है। बस इतना ही बोल पाई वो। आगे के शब्द हिचकियों में दब गए। ये सुनकर उसके अब्बू फ़ोन की ओर लपके। बोलो बेटी, आमिर ठीक तो है, क्या मैसेज है। फ़ोन ऑन करते ही मैसेज ही दिखा, तलाक तलाक तलाक। या अल्लाह, ये क्या देख रहा हूँ मैं, एक साथ 3 तलाक। अरे देना ही था तो एक बार देता। सिर पकड़कर वहीं ज़मीन पर बैठ गए वो। बस बुदबुदा रहे थे। 3 तलाक का मतलब भी समझते हैं ये लोग। अरे ये कैसी गिनती है जहाँ ना 1 ना 2 बस सीधे 3 आता है। घर वाले और परेशान हो रहे थे। तभी उसकी अम्मी बोल उठी, अरे खुदा के वास्ते कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या। अरे अब बचा ही क्या, आमिर ने शाफिया को तलाक दे दिया है। उसके अब्बू वहीं ज़मीन पर ही निढाल पड़ गए। पूरा घर सदमे में था। किसी के पास कहने सुनने को कुछ नहीं बचा था। सबके मन में बस एक ही ख्याल उमड़ रहा था कि अब शाफिया का क्या होगा। इधर गुस्से के अतिरेक में आमिर ने तलाक 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 लिखा और फ़ोन वहीं फेंक कर बिस्तर पर धम्म से गिर पड़ा। इसको मुझसे जुबान नहीं लड़ानी चाहिए थी, अब भुगतो। आमिर का मन पूरी तरह क्रोध के वश में था। बार बार शाफिया का गुस्सेल चेहरा उसके सामने प्रकट हो रहा था, मानो वो उसको चिढ़ा रही हो कि जो करना है सो कर लो, पर मैं तो तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहने वाली। गुस्से से ऐसा लगा मानो उसका सिर फट जाएगा। भूख और नींद आंखों से कोसों दूर थी। बस वो बिस्तर पर करवटें ले रहा था। सुबह जब नींद खुली तो दिन चढ़ा आया था। घड़ी पर नज़र पड़ते ही वह चौंका। अरे ये तो लेट हो गया आज। फुर्ती से उठा वो, लेकिन जब कल रात की बात याद आई तो फिर धम्म से उसी बिस्तर पर ढेर हो गया। ड्यूटी पर जाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं हुई उसकी।
ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी सारी शक्ति निचोड़ ली हो। ड्यूटी पर न जाने का केवल एक ही उपाय था कि कंपनी का डॉक्टर उसकी बीमारी की ताकीद करे। लेकिन डॉक्टर तो मानो किसी बीमारी को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए बैठता था कि मजदूर स्वस्थ है और काम कर सकता है। सारी बीमारी को पहले शक की निगाह से ही देखता था। अभी पिछले महीने ही नौशाद जब साइट पर अधमरा सा हो गया था, तब कहीं डॉक्टर ने उसे बड़े शहर में शिफ्ट करवाया था। नौशाद का कमज़ोर व लाचार चेहरा उसके सामने था, लेकिन तभी डॉक्टर का कठोर चेहरा उसके सामने घूम गया। दोनों चेहरे आपस में गड़बड़ होकर एक बन गए और अजीब सी आकृति उसके आंखों में चुभने लगी। हड़बड़ाकर उसने बिस्तर छोड़ दिया और बाथरूम में घुस गया। दिन भर न तो उसका मन काम में लगा, न ही आराम में। फुर्सत के कुछ क्षण जिनका वो बाकी दिन इंतजार करता था, आज तो मानो उसे काटने दौड़ते थे। अपने किसी मित्र से उसने इसकी चर्चा नहीं की। किसी ने कुछ पूछा तो बता दिया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आदमी गुस्से में बड़े से बड़ा निर्णय ले लेता है, लेकिन जब उसके बाद की स्थिति पर सोचता है तो परेशानी और बढ़ने लगती है। शाफिया के लिए उसने इस बार सोने का एक हार खरीदा था। सोचा था इस बार ईद में घर जाएगा तो उसे देगा, लेकिन गुस्से का एक झोंका उसके लहलहाते दाम्पत्य तरु को जड़ से उखाड़ चुका था। एक बार 3 तलाक की आंधी से दाम्पत्य का पेड़ उखड़ जाए तो फिर प्यार की कितनी भी बरसात क्यों ना हो, उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकती। जितनी बार वो बात की गहराइयों में जाता, उसका मन उतना ही उलझते जाता। भविष्य पूरी तरह से उलझा उलझा दिखता। रात में उसने फिर अपनी अम्मी को फ़ोन लगाया। अम्मी ने फिर अपना दुखड़ा शुरू किया, लेकिन आज आमिर कुछ बोला नहीं। बस अंत में इतना ही बोल पाया कि अम्मी, मैंने शाफिया को तलाक दे दिया है। या अल्लाह, ये तू क्या बोल रहा है बेटा? तलाक का मतलब भी समझता है? उसकी अम्मी बेभर पड़ी। अम्मी, अब तो मैंने तलाक दे दिया है, अब सोचकर क्या फ़ायदा? आमिर का संक्षिप्त सा जवाब अम्मी को संतुष्ट नहीं कर पाया। लेकिन बेटा, अभी तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है, बिना पत्नी के कैसे गुजारा होगा? अम्मी को बेटे के भविष्य की चिंता हो रही थी। अम्मी, इस बारे में आकर बात करेंगे, अभी कुछ दूसरे काम में हैं। आमिर ने बात यहीं ख़त्म कर दी। तलाक तलाक तलाक, इन 3 शब्दों ने 3 जगहों पर मनहूसियत फैला दी थी। आमिर सऊदी में, उसकी माँ अपने गांव में और शाफिया अपने घर में। हर जगह खुशियाँ मानो इन 3 शब्दों ने ले ली थीं। किसी अपनी से दूर आप इस आशा में जी रहे हों कि एक दिन उससे मिलने की बारी आएगी और उस आशा पर ही वज्रपात हो जाए तो आदमी टूट जाता है। ऊपर से यह एहसास कि थोड़ी देर अगर गुस्से पर काबू कर लेता तो हालात इतने खराब ना होते। आमिर अंदर ही अंदर टूट रहा था। समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है। अपने पुराने दिनों की सुनहरी यादें बरबस उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेती। ये सोचकर तो उसे अजीब सा ही लगता कि 4 सालों का प्यार भरा रिश्ता बस एक झटके में टूट गया। कल्पना में भी वह इस बात से सिहर जाता कि वो अब शाफिया से अजनबी की तरह मिलेगा। मन में विचारों की आंधी सी चलती रहती और सारी बातें बस एक बिंदु पर आकर ठहर जाती कि अब सब खत्म खत्म हो गया। काम में तो उसका मन लग नहीं रहा था। आए दिन काम करते वक्त कुछ गलतियां होती, काम में ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। इससे पहले कि वह कोई बड़ी गलती करता और किसी बड़े झमेले में फंस जाता, उसने 4 महीने का पेमेंट वहीं छोड़कर वापस घर लौटने का फैसला ले लिया। यारों दोस्तों ने बहुत समझाया कि तुम गलती कर रहे हो, कुछ दिन और रुको, फिर एक साथ ईद की छुट्टी में चलेंगे। लेकिन उस पर तो मानो घर वापस लौटने का भूत सवार हो गया था। उसने किसी की ना सुनी और वापस अपने वतन लौट गया। इधर शाफिया के घर का बुरा हाल था। बेटी के भविष्य को लेकर सभी चिंतित थे। कुछ ही दिनों में घर वाले दूसरा रिश्ता ढूंढने लगे। लड़की जिस घर में नाज नखरे से पलती है, वही घर शादी के बाद उसके लिए पराया हो जाता है। जल्दी से उसकी विदाई हो जाए और अपने ससुराल में वो खुश रहे, यही सोच पूरे परिवार की हो जाती है। शाफिया को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे लगता क्या वो शादी के बिना इस घर में नहीं रह सकती है, और अगर शादी करनी ही है तो ऐसी जल्दी भी क्या है।
कभी खुद को कोसती कि उस दिन अगर आमिर की बात मानकर उसके घर चली ही जाती तो आज अपने ससुराल में शान से रह रही होती। फिर लगता कि आमिर ने तो उस दिन उसकी बात ही नहीं सुनी, बस अपने घर वापस जाने के लिए अड़ गया। तरह तरह के सवाल मन को खंगालते, पर जवाब किसी का न होता। बीते दिनों के प्यार भरे लम्हे अब केवल ख्वाब बनकर रह गए थे। आमिर अपने घर लौटा तो उसकी अम्मी खुशी से फूली ना समाई। मन उदास था, लेकिन बेटे के आने की खुशी में वो सब कुछ भूल गई। बोली, बेटा चिंता ना करो, अल्लाह सब ठीक कर देंगे। उससे भी अच्छी बहू मैं तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाऊंगी। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। उसकी मर्जी से ही ये सब हुआ है, इसलिए पुरानी बातें भूल जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अम्मी बोलती जा रही थी, लेकिन आमिर तो मानो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। बस अंत में केवल इतना ही बोला, अम्मी मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं आज ही शाफिया से मिलने जाऊंगा। लेकिन बेटा, अब उससे मिलकर क्या करोगे? सिवाय दुख के अब तुमको क्या मिलेगा? बीते हुए दुख को बार बार याद करके तुम केवल और केवल अपना दुख बढ़ाओगे। जब तुम समय को पलट नहीं सकते तो बेहतर है कि पिछले गम को भूलकर समय के साथ चलो। अम्मी का अंदाज दार्शनिक हो चला था। नहीं अम्मी, मैं शाफिया से माफ़ी मांग लूँगा, अपनी गलती का प्रायश्चित कर उसे फिर से अपने घर लाऊंगा। आमिर अपनी रौ में बोलता चला गया। लेकिन बेटा, ये अब संभव नहीं है। अम्मी अब भी अपनी बात पर टिकी थी। नहीं अम्मी, मैं अभी उसके घर जाऊंगा और उसे मनाकर दोबारा इस घर में ले आऊंगा। अपनी अम्मी की बात काटकर वो बोल उठा। अम्मी कुछ और बोलती, इससे पहले ही वो शाफिया के घर को निकल गया। शाफिया ने जब सुना कि आमिर आया है तो पल भर को उसे विश्वास ही नहीं हुआ। एक पल में सारा गुस्सा व दुख मानो गायब हो गया। दौड़कर कमरे से बाहर आई और आंगन पार कर बैठक की तरफ भागी। रास्ते में अब्बू दिखे। वो ठिठक कर वहीं आंगन में खड़ी हो गई। अब्बू ने उसकी तरफ देखा, मानो पूछ रहे हों, अब उसके लिए ऐसा उतावलापन क्यों? अब वो तुम्हारा कौन है? फिर अपनी बीवी की ओर मुखातिब हो बोले, पागल हो गया है आमिर, कह रहा है कि शाफिया से माफ़ी मांगने आया है और इसे लेकर ही वापस जाएगा। शाफिया की अम्मी गुस्से से आग बबूला हो उठी। तलाक देते वक्त क्या उसकी अक्ल घास चरने गई थी? तलाक को उसने क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल समझ रखा है? कह दो यहाँ से चला जाए। शाफिया को पता नहीं क्यों अपनी अम्मी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। इन 4 महीनों में उसने अपने अम्मी अब्बू को उसके निकाह के लिए ही चिंतित देखा था। उनके मन में बस यही बात थी कि किसी तरह उसका निकाह हो जाए और वो अपने शौहर के साथ चली जाए। और आज जब एक शौहर खुद अपने किए पर शर्मिंदा होकर उसे वापस ले जाना चाहता है तो उसको दुत्कारने की क्या ज़रूरत है? आमिर के साथ तो 4 साल रही है वो, उसका अच्छा व बुरा रूप देख चुकी है। नए आदमी का क्या ठिकाना? अगर वो इससे भी खराब निकला तो? क्यों शाफिया, तुम्हारा क्या विचार है? अब्बू की आवाज़ ने शाफिया की सोच पर विराम लगाया। क्या बोलती वो? चुपचाप नजरें नीचे किए खड़ी रही। वो बस एक बार आमिर से मिलना चाहती थी, पूछना चाहती थी, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें एक बार भी मेरी चिंता नहीं हुई? अब्बू दोबारा बोले, एक बार आमिर से मिल लो, फिर हम उसे मना कर देंगे। इतनी जिद लेकर बैठा है, इसलिए तुम बस एक बार मिल लो। जी, बस इतना ही बोली शाफिया और बैठक से पहले औरतों के लिए टंगे पर्दे की ओट तक पहुंच गई। पर्दे की ओट से उसने देखा कि आमिर काफ़ी दुबला हो गया है। पर्दे की ओट से ही बोली, कैसे हैं आप? 4 महीने से इस आवाज़ को तरस गया था आमिर। जब कोई चीज़ आपकी पहुंच से दूर हो तो उसको पाने की लालसा तीव्र से तीव्रतर होती जाती है। ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? जवाब के साथ ही उसने भी उसका कुशल क्षेम पूछ लिया। अब ठीक रहने को बचा ही क्या है? शाफिया के स्वर में उदासी थी। मुझे माफ़ कर दो शफू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम इस गलती की जो सज़ा देना चाहो दे दो, लेकिन वापस लौट आओ। पिछले 4 महीने में दोज़ख की आग में जला हूँ। गुस्से की एक चिंगारी ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। मैं तौबा करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। फफक पड़ा आमिर। शाफिया का गुस्सा पता नहीं कहाँ काफूर हो गया।
उल्टे उसे आमिर पर दया आने लगी। बोली, आप रोइए मत, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आमिर को इस बात की आशा बिल्कुल नहीं थी, परंतु उसे क्या मालूम था कि शादी के बाद बेटी मायके में बोझ की तरह हो जाती है। उसका पुराना अधिकार न जाने कब और कैसे उससे छिन जाता है कि इसका आभास तक नहीं होता है। शाफिया पिछले 4 महीनों में इन बातों को भली भांति समझ चुकी थी। सिसकते हुए आमिर बोल पड़ा, बस शफू, अब मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। तुमने हाँ कह दिया तो मैं सबको मना लूंगा। शाफिया से भी आमिर का दुख देखा नहीं गया। वो वापस अपने कमरे में लौट आई और सीधे अपने बिस्तर पर निढाल होकर पड़ गई। अब्बू को जब पता चला कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने को राजी हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि वो खुश हों या दुखी। उसके अम्मी ने जब सुना तो बिफर पड़ी। बोली, उन्हें पता भी है वो दोनों क्या बोल रहे हैं, ये इतना आसान थोड़े ही है। लेकिन हम अपनी बेटी को घर में बैठा कर भी तो नहीं रख सकते, कहीं ना कहीं तो उसकी शादी करनी ही पड़ेगी। अब्बू संयत स्वर में बोले। बेटी के निकाह की चिंता तो पिछले 2 महीने से अम्मी को सोने नहीं दे रही थी। हार कर बोली, तुम जो उचित समझो वो करो, मुझे तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहिए। आमिर के साथ शाफिया चली जाए, इससे एक साथ पूरे परिवार की चिंता का निवारण हो जाता, वरना नया लड़का ढूंढो, निकाह पड़वाओ, और उसकी भी क्या गारंटी कि वो अच्छा ही निकले। अंदर ही अंदर दोनों तैयार हो गए। आमिर ने जब सुना कि शाफिया के घर वाले तैयार हैं तो वो खुशी से पागल हो गया। भागा भागा अपने घर आया और अपनी अम्मी से बोला, आप अब बिल्कुल चिंता ना करें अम्मी जान, शाफिया और उसके परिवार वाले तैयार हो गए हैं। लेकिन तुम शाफिया को यहाँ लाओगे कब? अम्मी ने शंका जाहिर की। बस अम्मी, अगले जुम्मे को मैं शाफिया को ले आऊँगा। आमिर पूरी तरह से अधीर हो चुका था। ये इतना आसान नहीं है बेटा, 3 तलाक देने के बाद तुम ऐसे ही उसे अपने पास नहीं ला सकते हो। अब वो तुम्हारी बीवी नहीं रही। अम्मी ने उसकी अधीरता का जवाब बिल्कुल संयत स्वर में दिया। कोई बात नहीं अम्मी, हम फिर से निकाह कर लेंगे। आमिर पूरे जोश में था। ये निकाह और तलाक मजाक नहीं है बेटा, हमारे शरिया में सारी चीज़ों का नियम है। ऐसे मनमर्जी निकाह व तलाक नहीं कर सकते। अम्मी के मन में तो जैसे कुछ और ही चल रहा था। फिर आमिर ने शंका भरी निगाहों से अम्मी की ओर देखा। अब अगर दोबारा उससे निकाह करना है तो शाफिया को एक बार किसी और से निकाह कर फिर तलाक लेना पड़ेगा, और उससे तलाक के बाद ही वो तुमसे निकाह कर सकती है। अम्मी ने तो मानो आमिर के पूरे मंसूबों पर ही पानी फेर दिया। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो? आमिर थोड़ा झुंझला गया था। ऐसा नहीं बोलते बेटा, तुम अल्लाह की नाराज़गी क्यों मोल लेना चाहते हो? अम्मी उसे समझाने के अंदाज में बोली। अम्मी, हमारा निकाह 2 इंसानों के बीच का समझौता है, इसमें अल्लाह का क्या काम? और फिर समझौता तोड़ने या जोड़ने को दोनों पार्टी राजी हों तो मजहब का इससे क्या लेना देना? हमारा इस्लाम नया मजहब है, इसमें 2 इंसान आपस में समझौता करके रिश्ता बनाते हैं। यहाँ कोई 7 जन्मों का रिश्ता नहीं है। जब आपसी समझौते में अल्लाह हमें पूरी आज़ादी देते हैं तो फिर तलाक और दोबारा निकाह में अल्लाह क्यों दखल देंगे? आमिर अम्मी की धार्मिक व्याख्या से संतुष्ट नहीं लग रहा था। नहीं बेटा, जो अपने शरिया के हिसाब से जायज़ है वही तुम करोगे। अम्मी ने तो जैसे अपना फैसला ही सुना दिया। उसके अम्मी ऐसे भी शाफिया से दोबारा निकाह के पक्ष में नहीं थी। एक तो कुछ दिनों पहले का झगड़ा और दूसरे उसके अब तक कोई बच्चा न होने की कसक। वो तो सोचती थी कि चलो इस बहाने उससे पिंड छूटा, लेकिन बेटे की जिद के आगे मजबूर थी, इसलिए शरिया के इस नियम को लेकर अड़ गई। आमिर किसी भी हालत में शाफिया को खोने के मूड में नहीं था। ससुराल से लौटकर आया था तो उसे लगा था कि सारी समस्या हल हो गई है, लेकिन अब जब अम्मी का ये फरमान सुना तो वो फिर सोच में पड़ गया। लेकिन वो अब कुछ भी करके शाफिया को हासिल करना चाहता था। बोला, अम्मी, अगर शाफिया ऐसे ही इस घर में आती है तो यही सही, पर अब वो आएगी ज़रूर। अगले ही दिन वो इस मुद्दे पर शरिया का पक्ष समझने के लिए पास की मस्जिद के मौलवी जी से मिला। निकाह की बात करने पर मौलवी जी ने भी दोबारा निकाह का वही रास्ता सुझाया जो उसकी अम्मी ने सुझाया था। बोले,
बेटा, निकाह इंसानी समझौते हैं और अगर इसमें कोई समस्या आ जाए तो तलाक से इसका निदान पा सकते हैं। लेकिन नबी को मालूम था कि अगर तलाक इतना आसान कर दिया तो इंसान इसको गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए ऐसा नियम बनाया कि 3 बार तलाक देने के बाद ही मियाँ बीवी अलग अलग होंगे। शुरू के 2 तलाक एक तरीके से चेतावनी के रूप में इस्तेमाल होंगे। इसके बाद अगर सब कुछ ठीक हो गया तो फिर दोनों आराम से साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर तीसरी बार भी तलाक देने की नौबत आ जाए तो फिर ये मान लिया जाता है कि अब वो दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन आजकल तो मानो पहले और दूसरे तलाक की कोई चर्चा ही नहीं होती है, सीधे 3 तलाक की बात होती है। अब अगर किसी ने सोच समझकर 3 बार तलाक दिया है तो फिर ऐसी क्या परिस्थितियां बदल जाएंगी कि वो साथ रह सकते हैं। फिर निकाह होगा, फिर कलह होगी और फिर तलाक होगा। और अगर किसी ने 3 अलग अलग समय दिए जाने वाले तलाक को एक ही झटके में दे दिया है, फिर तो उसे इस गुनाह की सज़ा मिलनी ही चाहिए। उसने शरिया के दिए इस सुविधा का बेजा इस्तेमाल किया है। इसलिए हमारे शरिया में सोच समझकर ये व्यवस्था बनाई गई है कि 3 तलाक के बाद फिर से दोबारा निकाह ना हो पाए। जब आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो उस राह में आने वाली हर एक बाधा उस चीज़ की भूख और बढ़ा देती है। आमिर अब हर हाल में शाफिया को अपनी बीवी बनाना चाहता था। उसने कहा, अब जो भी हो मौलवी साहब, जो कुछ भी करना पड़े मैं सब करूँगा, बस शाफिया दोबारा मेरी होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक लड़का ढूंढो जिससे शाफिया का निकाह हो सके और वो फिर तलाक देने के लिए भी राजी हो। उसके तलाक देने पर आप दोबारा निकाह कर लेना। बस उस तलाक के बाद 3 महीने इद्दत के गुजारने पड़ेंगे। मौलवी साहब ने किसी विशेषज्ञ की भांति पूरी प्रक्रिया समझा दी। लेकिन ऐसा लड़का अब मैं कहाँ से लाऊं? आमिर मन ही मन बुदबुदाया। कुछ कहा आपने मियाँ? मौलवी साहब उसकी आंखों में झांक कर बोले। नहीं मौलवी साहब, मैं सोच रहा था कि ऐसा लड़का अब मैं कहाँ से लाऊं। आमिर ने धीरे से अपनी बात कही। वो तो है बेटा, लेकिन लड़का तो आपको खोजना ही पड़ेगा, वो भी ऐसा कि पहले निकाह करे और फिर 1 दिन बाद तलाक भी दे। मौलवी साहब की आवाज़ में चिर परिचित गंभीरता थी, जैसा कि उनके लिए ये एक प्रक्रिया भर हो। लेकिन मैं तो 1 दिन भी इंतज़ार नहीं करूँगा, निकाह के तुरंत बाद उसे तलाक देने बोल दूँगा। आमिर मानो एक पल भी इंतज़ार करने के मूड में नहीं था। नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं कर सकते। कम से कम 1 दिन उसे उसकी बीवी बनकर रहना होगा। जब तक वो मुकम्मल तौर पे बीवी ना बन जाए तब तक वो तलाक नहीं दे सकता, और अगर दे भी दिया तो वो निकाह जायज़ नहीं माना जाएगा। बेटा, फिर तो ये अल्लाह को धोखा देने जैसी बात हो गई। उनसे कुछ छुपा नहीं है। उनका आदेश है कि निकाह होना है तो पूरी तरह से होना है। मौलवी साहब ने मानो जैसे एक ही बार में सब कुछ समझा दिया हो। अब तो आमिर और परेशान हो गया। किसे ढूंढे, किसे ये चीज़ बताए, कौन तैयार होगा? ऐसे ढेर सारे सवाल आमिर को परेशान करने लगे। मौलवी साहब तजुर्बेकार थे, पहले भी वे ऐसी परिस्थिति से रूबरू हो चुके थे। गंभीर मुद्रा में बोले, बेटा, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ। अगर कोई पहले से शादीशुदा है तो वो अपनी बीवी के कारण ये निकाह नहीं करेगा, और अगर कुंवारा है तो इस डर से नहीं करेगा कि कहीं भविष्य में इससे उसके अपने निकाह में बाधा न हो। इसलिए ये काम गुप्त तरीके से करना पड़ेगा। मौलवी साहब ने तो आमिर की उलझन और बढ़ा दी। बड़े ही मायूस स्वर में बोला, फिर तो ऐसे किसी लड़के को ढूंढना मुश्किल ही है। सो तो है बेटा, आखिर अल्लाह चाहता है कि इंसान को उसके किए की सज़ा मिले, इसलिए तो ऐसा नियम बनाया है। मौलवी साहब ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। तो फिर क्या करूं मौलवी साहब? आमिर हताश हो रहा था। मौलवी साहब को लगा कि अब लोहा पूरी तरह गर्म हो चुका है। बड़े ही सधे स्वर में बोले, बेटा, एक उपाय है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पैसे खर्च करने होंगे। कोई बात नहीं मौलवी साहब, पैसे की कोई चिंता नहीं है, आप बस वो उपाय बताइए। आमिर अधीर हो उठा। मौलवी साहब का स्वर अभी भी बिल्कुल शांत था। बोले, बेटा, 1 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख? ये तो बहुत है मौलवी साहब। आमिर दबी जुबान में बोला, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, फिर आप खुद देख लो।
मौलवी साहब ने अपना पल्ला झाड़ लिया। नहीं नहीं मौलवी साहब, आप सारा इंतज़ाम कीजिए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आमिर ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा था। ठीक है बेटा, फिर एक दिन तय करके लड़की ले आओ। एक दिन उसका निकाह होगा और अगले दिन तलाक, फिर इद्दत के 3 महीने, उसके बाद तुम उससे निकाह कर लेना। मौलवी साहब ने एक ही सांस में पूरी बात बता दी। लेकिन लड़का पहले मिले तो फिर मैं शाफिया को लाऊं। आमिर आश्वस्त हो लेना चाहता था। बेटा, लड़का इतनी जल्दी कहाँ मिलेगा, और ऐसी चीज़ों के लफड़े में कौन पड़ना चाहेगा। अब तुम ही बताओ, तुमको ऐसा मौका मिलता तो क्या तुम अपनी बेगम के डर से ऐसा कर पाते। मौलवी साहब ने गेंद फिर उसी के पाले में डाल दी। सही बात है मौलवी जी, लेकिन आपको ऐसा लड़का कैसे मिलेगा। आमिर ने अपनी शंका जाहिर की। कोई नहीं मिलेगा बेटा, अब ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। आखिर किसी न किसी को तो ये जहर पीना ही पड़ेगा। मौलवी साहब की आवाज़ पहले की तरह बिल्कुल शांत थी। आमिर का तो मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। मुंह से बस इतना ही निकला, मौलवी साहब आप? हाँ मैं, नहीं तो दूसरा कोई लड़का खोजना मुश्किल भी है, और फिर न जाने ये बात कितनों तक पहुंच जाएगी। यहाँ तो आज निकाह और कल तलाक, फिर उसी दिन तुम उसे ले जाना, और 3 महीने बाद मैं ही तुम दोनों का निकाह पढ़वा दूंगा। मौलवी साहब ने समझाने वाले अंदाज में जवाब दिया। आमिर को ये बात जच गई। लगा ये सही है। ये बात भी केवल 2 व्यक्तियों के बीच रहेगी, वरना अगर वह खुद लड़का ढूंढने निकला तो पता नहीं कितनों को ये बात बतानी पड़ेगी, और देरी होगी सो अलग। वो झटपट तैयार हो गया। अगले ही दिन आमिर शाफिया को लाने उसके घर जा पहुंचा। शाफिया के घर वालों ने जब सुना कि वो शाफिया को लेने आया है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी ये कैसे शाफिया को ले जा सकता है। लेकिन जब आमिर ने बताया कि मौलवी जी से सारी बातें हो गई हैं और वो शरीयत के हिसाब से सारी प्रक्रिया पूरी करवा देंगे, तो थोड़ा मन महसूस कर ही सही वे लोग शाफिया को उसके साथ भेजने को राजी हो गए। उन्हें ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन ये सोचकर शांत हो गए कि आखिर बच्ची की शादी किसी न किसी से तो करनी ही पड़ेगी। फिर आमिर तो देखा भाला लड़का है, पता नहीं दूसरा लड़का कैसा होगा। उसी दिन शाम तक आमिर शाफिया को लेकर अपने घर लौट गया। रात को जब शाफिया काम खत्म कर अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगी तो आमिर की अम्मी ने उसे रोका। बोली, बेटी आज तुम बरामदे में ही सो जाओ। शाफिया को ये थोड़ा अटपटा सा लगा। क्यों अम्मी, कोई काम है आपको? अम्मी, नहीं बेटी, लेकिन अभी तुम आमिर के पास नहीं सो सकती। शाफिया, क्यों अम्मी? अम्मी, कुछ बताया नहीं बेटी तुम्हें आमिर ने? शाफिया के चेहरे पर उलझन भरे भाव थे। उसने ना की मुद्रा में सर हिलाया। फिर अम्मी ने उसे सारी बातें समझाईं। उसे बताया कि अब तुम आमिर की बीवी नहीं हो और अब सीधे सीधे उससे निकाह भी नहीं कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें एक और निकाह कर उससे तलाक लेना होगा। उसके बाद ही तुम दोबारा आमिर से शादी कर पाओगी। शाफिया का सारा उत्साह काफुर हो चुका था। हजारों सवाल उसके मन को बींध रहे थे, लेकिन उसका जवाब देने वाला आमिर अपने कमरे में सो रहा था। उसने उसे जगाना उचित नहीं समझा। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। क्या मेरे अब्बू अम्मी को ये सब पता होगा? क्या इसके लिए वो सब भी तैयार होंगे? आमिर खुद मेरा निकाह दूसरे से कराएगा? क्या यही एक रास्ता है? बहुत देर तक वो सवालों से स्वयं जूझती रही, किंतु कोई उत्तर ना मिला। तो उसने अम्मी से पूछा, अम्मी क्या इसके अलावा कोई उपाय नहीं है? नहीं बेटी, अगर तुम आमिर के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो बस यही एक रास्ता है, या फिर तुम किसी और के साथ निकाह कर उसके साथ रह सकती हो, अम्मी ने बताया। शाफिया ने एक उम्मीद के साथ पूछा, लेकिन अम्मी तलाक हम दोनों का आपसी मामला है, और जब हमें वापस साथ रहने में कोई कष्ट नहीं है तो फिर धर्म का इससे क्या लेना देना? बेटी, आमिर ने भी यही कहा था। मेरी बात तो उसने ठीक से सुनी भी नहीं, लेकिन जब मौलवी जी ने समझाया तो फिर मान गया। और इस बुढ़ापे में मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला को मुंह न दिखा सकूं। तुम लोग खुद समझदार हो, जो अच्छा लगे वो करो,
लेकिन मेरे रहते इस घर में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी जो अल्लाह के हुक्म से अलग हो। अम्मी ने भी अपनी बात पूरी सफाई से रख दी। शाफिया को लग गया कि अब और कोई उपाय नहीं है। फिर हार कर बोली, अम्मी लेकिन मेरा क्या? मैं किसी गैर मर्द से निकाह करके उसकी बीवी बन जाऊं और वो भी एक रात के लिए, ये सही है क्या? अम्मी ने समझाते हुए कहा, बेटी ये सब सोच की बातें हैं। जब एक बार तुम्हारा तलाक हो गया तो तुम्हें किसी दूसरे मर्द से ही निकाह करना होगा। यहाँ भी तो तुम वही कर रही हो। फ़र्ज़ करो वहाँ भी किसी कारण से तुम्हारा तलाक हो गया तो तुम किसी तीसरे मर्द से निकाह करोगी। फिर तुम्हारे जीवन में 3 मर्द आएंगे। यहाँ तो बस एक ही मर्द आ रहा है तुम्हारे जीवन में, वो भी नाम के वास्ते। उसके बाद तुम आराम से आमिर के साथ रह सकती हो। शाफिया का दिमाग और उलझ गया। उसे भी लगा कि अगर मैं अभी मना भी कर देती हूँ तो भी बात तो वही होगी जो अम्मी ने कही है। मेरा निकाह किसी और लड़के से होगा, फिर वो किस स्वभाव का होगा ये भी पता नहीं। आमिर जब से सऊदी से लौटा है उसने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। वो अब दोबारा आमिर को नहीं खोना चाहती है। आमिर उसे सच्चा प्यार करता है, नहीं तो वो दूसरी शादी कर लेता। सऊदी में कमाता है, उसे भला लड़की की क्या कमी होगी। फिर भी वो उसे मनाने आया। अब मैं जहर का हर खूंट पी लूँगी, लेकिन आमिर को वापस पाकर ही रहूँगी। रात में ये बातें सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह आमिर शाफिया और अम्मी के साथ सीधे मस्जिद पहुंच गया। कल शाम में ही उसने मौलवी जी से सारी बातें कर ली थी। पहली बार शाफिया ने मौलवी जी को देखा और मौलवी जी ने शाफिया को। मौलवी जी 55 साल की उम्र में भी काफ़ी फुर्तीले दिखते थे। छोटा कद, सांवला रंग, सिर पर टोपी, लंबी खिचड़ी दाढ़ी, सफ़ाचट मूछें, लंबा कुर्ता और छोटा पैजामा पहनने टिपिकल मौलवी ही लग रहे थे। शाफिया ने एक निगाह उनको देखा, फिर नज़र दूसरी ओर फेर ली। मौलवी जी ने भी तिरछी नज़रों से शाफिया को देखा, लेकिन चेहरा बुर्के से ढका होने के कारण कुछ ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सके। वो आमिर से बात करने में व्यस्त थे। निकाह से पहले आमिर से बोले, पैसे निकाह से पहले ही देने होंगे। हाँ हाँ मौलवी साहब, पैसे मैं लेकर आया हूँ, आप निकाह की रस्म आगे बढ़ाइए। आमिर ने पैसों का बैग खोलते हुए कहा। पैसे मिलते ही मौलवी जी ने फटाफट निकाह की रस्म पूरी की। निकाह के गवाह बने आमिर और उसकी अम्मी। निकाह खत्म होते ही मौलवी साहब आमिर की ओर मुखातिब होकर बोले, अब काम हो गया आपका। कल सवेरे सवेरे मैं तलाक दे दूंगा और फिर आप दोनों का 3 महीने बाद यहीं निकाह करवा दूंगा। अब आप लोग जा सकते हैं। दोनों के जाते ही मौलवी साहब इशारों से शाफिया को मस्जिद के अंदर बने एक कमरे में ले गए। ये कमरा मौलवी के लिए ही बना था। मौलवी दूर के गांव से थे और सप्ताह में एक बार अपने घर जाते थे। यही उनका पेशा था। इसी मस्जिद की आमदनी से उनका घर चलता था। कमरे में जाते ही मौलवी साहब प्यार से बोले, आप अपना बुर्का उतार कर आराम करो, मैं खाना लेकर आता हूँ। पास के ही होटल से मौलवी साहब खाना लेकर आ गए। आकर जैसे ही अपने कमरे में आए तो उन्होंने पहली बार शाफिया को देखा। मौलवी साहब के लिए ये निकाह कोई पहली बार का किस्सा नहीं था। पहले भी 2 मौक़ों पर उसे शादीशुदा महिलाओं से शादी करनी पड़ी थी, लेकिन आज जब उसने शाफिया को देखा तो देखते ही रह गए। जल्दी ही उसने अपने विचारों के प्रवाह को रोका और बोल पड़े, आप खाना खा लो और आराम करो, मैं बाहर से होकर आता हूँ। दोनों ने उसी कमरे में बैठकर खाना खाया। खाने के बाद मौलवी साहब किसी काम के बहाने बाहर चले गए। उन्हें लगा कि उनकी वजह से शाफिया ठीक से आराम नहीं कर पाएगी। जाते हुए उन्होंने कमरे का आगे का गेट लगा दिया और शाफिया से कहा कि वो पिछला दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले। उनके जाते ही शाफिया ने चैन की सांस ली और दरवाजे की चिटकनी लगाकर सो गई। इधर मौलवी साहब के तो क्या कहने, दिल बल्लियों उछल रहा था। 1 लाख रुपए की कमाई एक ही झटके में। उनकी तो मानो लॉटरी निकल आई थी। सबसे पहले वो बैंक जाकर पैसे अपने अकाउंट में जमा कर देना चाहते थे। जाते जाते गांव वालों को कह गए कि आज मार्केट में थोड़ा ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए लौटते लौटते शाम हो जाएगी, हो सकता है कि रात भी हो जाए।
उन्हें शक था कि नमाज के वक्त लोग बेवजह उनका इंतज़ार करेंगे या हो सकता है उनके कमरे की तरफ उन्हें खोजने चले जाएं। वो नहीं चाहते थे कि कोई बेवजह शाफिया को उधर उनके कमरे में देखे। तभी उसे शाफिया का ख्याल आया। उसे लगा कि बैंक में पैसे जमा करने के बाद थोड़ी देर इधर उधर घूमूंगा और फिर शाम होने के बाद वापस जाऊंगा। उसके जाने से बेवजह शाफिया को परेशानी होगी। आखिर एक ही कमरा है, उसमें वो रहेगा तो शाफिया को आराम करने में व्यवधान होगा। शाफिया की नींद खुली तो पिछला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। शाम हो गई थी, लेकिन मौलवी साहब अभी तक वापस नहीं आए थे। वो बाहर निकलकर बस खड़ी ही हुई थी कि उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। शायद नमाजी मस्जिद में आने लगे थे। तुरंत वो पिछले दरवाजे से अंदर आ गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर हलचल के बाद जब शांति हुई तो अंधेरा हो चुका था। तभी उसके फ़ोन पर आमिर का कॉल आया। आमिर, कैसी हो शफू? शाफिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आमिर, बस कल का इंतज़ार कर रहा हूँ। शाफिया, मैं भी। आमिर, और अभी क्या कर रही हो? शाफिया, कुछ नहीं, बस सो रही थी, अभी जागी हूँ। आमिर, ठीक है शफू, अपना ख्याल रखना, बाय। फ़ोन रखते ही वो बाथरूम में घुस गई। थोड़ी ही देर में उसे दरवाजे पर कुछ खटखट की आवाज़ आई। बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर उसने सुना तो लगा कि मौलवी साहब वापस आ गए हैं। वहीं से उसने आवाज़ लगाई, आप अंदर आ जाइए, मैं बाथरूम में हूँ। जब उसने गेट पर ताला खोलने के बाद गेट खुलने की आवाज़ सुनी तो बाथरूम बंद कर लिया। नहाकर जब वो बाहर निकली तो देखा कि मौलवी साहब रात का खाना लेकर ही आए हैं। निकलते ही मौलवी साहब बोल पड़े कि मैं भी नहा लेता हूँ, फिर खाना खा लेंगे, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। शाफिया ने सहमति में केवल अपना सिर हिला दिया। रात का खाना खाने के बाद मौलवी साहब बाहर निकल गए। उन्हें शायद रात का खाना खाने के बाद घूमने की आदत थी। शाफिया भी पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ गई। रात को सोते समय मौलवी साहब बोले, शाफिया, ये बिस्तर बहुत छोटा है, इसमें 2 आदमी नहीं सो सकते, इसलिए इस पलंग को हटाकर अपना बिस्तर नीचे ही लगा लेते हैं। शाफिया, कोई बात नहीं, आप बेड पर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। मौलवी, ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो हमने निकाह किया है, हम दोनों को आज एक साथ ही सोना होगा, तभी कल तलाक मुकम्मल होगा। मैंने आमिर को भी सारी बातें बता दी थी। शाफिया को पहली बार मौलवी साहब की बात अजीब सी लगी, लेकिन वो और कर भी क्या सकती थी। रात को मौलवी साहब बोले, शाफिया, एक बार इधर तो देखो, देखो आज हम दोनों के बीच शौहर और बीवी का रिश्ता है, तुम घबराओ मत, आज के लिए मुझे आमिर जैसा ही समझो। शाफिया को इस वक्त मौलवी साहब की ज़ुबान से आमिर का नाम अच्छा नहीं लगा। 55-56 साल के बुज़ुर्ग मौलवी साहब और 26 वर्ष की जवान शाफिया का कोई मेल नहीं था। वो कैसे उस बूढ़े मौलवी को आमिर जैसा समझे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया होते न देख मौलवी जी ने सीधा उसके ऊपर हाथ डाला और अपनी ओर घुमा लिया। शाफिया ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन उस अंधेरे में भी जब उसे यह एहसास हुआ कि ये कोई और नहीं वही बूढ़ा ठिगना सा मौलवी है तो उसे उबकाई सी आने लगी। लेकिन दिन भर सपनों के सागर में गोते लगाता मौलवी अब भला कहाँ रुकने वाला था। फिर वो कोई गलत काम भी तो नहीं कर रहा था, दीन धर्म के हिसाब से अपनी ब्याहता बीवी के साथ था। इस रात को वो अपनी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात बना लेना चाहता था। शाफिया को ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा को कुचला जा रहा है। वो चुपचाप मुर्दे सी बिस्तर पर पड़ी रही। मौलवी के लिए रात पूरी तेज़ी से ख़त्म हो रही थी और शाफिया को ऐसा लग रहा था जैसे इस रात की कोई सुबह ही नहीं है। रात में जब भी शाफिया की नींद खुली उसे मौलवी साहब का हाथ अपने जिस्म पर रेंगता हुआ मिला। वो शायद उसके पूरे शरीर को एक रात की भेंट मानकर ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ लेना चाहता था। सुबह जब शाफिया की नींद खुली तो मौलवी साहब कमरे में नहीं थे। उसने उस और ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया और बाथरूम में घुस गई। बाथरूम से बाहर निकली तो करीब 8 बज चुके थे, लेकिन मौलवी का कहीं पता नहीं था। सोचा कहीं बाहर बैठे हों, बाहर निकलकर देखते हैं, लेकिन ये क्या, कल की तरह फिर से मेन गेट बाहर से बंद था।
फिर पीछे के दरवाजे पर नज़र पड़ी तो उधर से चिटकनी खोलकर बाहर निकली, लेकिन बाहर भी वो दिखाई नहीं दिए। शाफिया फिर अंदर आ गई। मन में ये भी खटका था कि बाहर कहीं कोई देख न ले। अंदर आते ही उसने आमिर को फ़ोन लगाया। उधर से आमिर की आवाज़ सुनते ही वो फफक फफक कर रो पड़ी। ऐसा लगा जैसे रात का पूरा गुबार बाहर आ रहा हो। रोते रोते ही उसने बताया कि मौलवी साहब सुबह से नहीं दिख रहे हैं। मेन गेट पर ताला लगाकर गए हैं, बस पिछला दरवाज़ा खुला है। कल भी जब बाहर गए थे तो इसी तरह गेट बाहर से लॉक करके गए थे। आमिर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं आकर देखता हूँ। थोड़ी ही देर में आमिर आ गया। जब उसने आकर बताया कि उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है, तब दोनों की चिंता बढ़ी। देर होते जा रही थी। बाहर से नमाजियों की आवाज़ भी आ रही थी। लोग मौलवी जी को खोजने उनके कमरे तक आ रहे थे, लेकिन ताला देखकर लौट जा रहे थे। आमिर और शाफिया चुपचाप उस कमरे में बैठे हुए थे। जब बाहर की आवाज़ थोड़ी कम हुई तो आमिर धीरे से गेट खोलकर बाहर निकला। लोग शायद मस्जिद में जा चुके थे। उसने शाफिया से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ और उधर बाज़ार में मौलवी जी के बारे में थोड़ा पता भी करूँगा। उन दोनों के पास और कोई चारा भी नहीं था। आमिर जब बाज़ार से लौटा तो 12 बज गए थे। आते ही उसने शाफिया से कहा कि मौलवी साहब का फ़ोन आया था। वे बोल रहे थे कि उनके चचा का इंतकाल हो गया है, इसलिए वे गांव गए हैं। सवेरे सवेरे खबर मिली, इसलिए वो बिना किसी को बताए चले गए। उन्होंने कहा है कि शाम तक लौटने की पूरी कोशिश करेंगे। शाफिया, लेकिन अगर वो शाम तक नहीं लौटे तो? आमिर, अरे चिंता मत करो, मैंने कहा ना कि शाम को वो ज़रूर लौट आएंगे। शाफिया, नहीं, अगर किसी कारण से नहीं लौटे तो? आमिर, आ जाएंगे, मैं एक बार फिर फ़ोन कर लूँगा। शाफिया चुप हो गई। वो आमिर को और परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि मौलवी साहब शाम तक वापस नहीं आएंगे। उसके और आमिर के बीच अब करने लायक ऐसी कोई बात बची ही नहीं थी। कल तक जो बात हुई थी उसके और आज के बीच में बस कल की रात ही अलग अलग बीती थी और उस बारे में बात करने लायक कोई चीज़ थी ही नहीं। बैठे बैठे शाम के 5 बज गए, लेकिन ना तो मौलवी साहब आए और ना ही उनका फ़ोन आया। इस बीच 2 बार आमिर की अम्मी का फ़ोन आ चुका था। रात करीब 8 बजे आमिर शाफिया का खाना लेकर आया। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया कि तभी मौलवी साहब का फ़ोन आया। बोले, मुझे रात में आने में देर हो जाएगी, इसलिए अब तलाक वाला काम कल ही हो पाएगा। तुम चिंता मत करो, कल सवेरे सवेरे हम सारा काम निपटा लेंगे। आज मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं लाचार हूँ। बस एक दिन का किसी तरह सब्र कर लो। शाफिया ने जब ये सब सुना तो बेफर पड़ी। बोली, झूठ बोल रहा है वो। लेकिन सिवाय झल्लाने के उन दोनों के पास और कोई उपाय ही क्या था। थोड़ी देर में शाफिया को तसल्ली देकर आमिर भी वापस अपनी अम्मी के पास चला गया। शाफिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अपनी हालत उसे जाल में फंसी उस चिड़िया जैसी लग रही थी जो कितना भी जोर क्यों न लगा ले, ना तो पास आते व्याधे को रोक सकती है और ना ही जाल का बंधन तोड़कर उड़ ही सकती है। उसका जी करता था कि जोर जोर से रोए, लेकिन उसका दर्द समझने वाला कौन था। जब अल्लाह की मर्जी से ही ये सब कुछ हो रहा था तो फिर इंसान उसके दर्द को कैसे समझ सकता था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो उसकी तंद्रा भंग हुई। विचारों का प्रवाह टूटा। देखा तो मौलवी साहब दिख रहे थे। पता नहीं क्यों अंधेरे में भी उसको मौलवी साहब की आंखों में एक शैतानी चमक दिखी। दुनिया में शायद हम अपनी ही सोच का प्रतिबिंब देखते हैं। मौलवी साहब ने लाइट जलाया और शाफिया से देर होने के लिए माफ़ी मांगी। शाफिया ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मौलवी साहब ने उसके जवाब का इंतज़ार किया। फ़ौरन बाथरूम में घुसे और जल्द ही नहाकर बाहर निकल आए। थोड़ी ही देर में लाइट बंद करके वो भी शाफिया के बगल में लेट गए। ना तो शाफिया ने कुछ पूछा और ना ही मौलवी साहब ने कुछ बताया। मौलवी साहब शांत थे, लेकिन केवल ज़ुबान से। उनके हाथ धीरे धीरे शाफिया के बदन पर घूम रहे थे। शाफिया ने जब सुना कि मौलवी जी रात में देर से आएंगे, तभी से उसको इस स्थिति का आभास हो चुका था।
वो शांत ही रही, लेकिन मौलवी साहब आज ज़्यादा आक्रामक लग रहे थे। शाफिया ने इसे अपनी नियति मान ली थी और मौलवी के लिए तो मानो ये जिंदगी की आखिरी रात थी। भरपूर जी लेना चाहता था वो। आज नींद दोनों में से किसी की आंखों में नहीं थी। शाफिया आज सोना नहीं चाहती थी कि कहीं फिर सवेरे मौलवी जी गायब ना हो जाएं, और मौलवी आज रात सोकर इस सुनहरे पल को गंवाना नहीं चाहता था। शाफिया जैसी सुंदर युवती अब भला दोबारा उसे इस जिंदगी में फिर कब नसीब होगी। रात बीतती रही, मौलवी जागता रहा। आदमी पाप से डरता है, समाज से डरता है, लेकिन अगर ऐसा कोई डर ना हो तो आदमी के अंदर का राक्षस उसे शैतान से बदतर बना देता है। आज मौलवी के लिए ऐसा ही दिन था। आज शाफिया के रूप में एक वस्तु उसके सामने थी जिसका उपभोग करने की आज़ादी उसे समाज और धर्म दोनों ने ही दे दी थी। आज न तो वह कोई अनैतिक या अमर्यादित कार्य कर रहा था और न ही कोई अधार्मिक कार्य। ये कार्य शरीयत के हिसाब से हलाल था। फिर उस वस्तु के उपभोग में संकोच कैसा, झिझक कैसी? शाफिया पर क्या गुजर रही है, इसकी जिम्मेदारी मौलवी की नहीं थी। फिर वो व्यर्थ ऐसी बातों में क्यों पड़ता, क्यों मन को किंचित भी मलिन करता? वह हर पल नए अनुसंधान करता रहा, तब तक जब तक कि सुबह नहीं हो गई। मुर्गे की बाग से जब सुबह का एहसास हुआ तो मौलवी की तंद्रा टूटी। सुबह होने से पहले बस आखिरी बार वो अपनी इस अनमोल भेंट को एक बार और भोग लेना चाहता था। शाफिया तो करीब करीब बेसुध ही थी, बस किसी तरह वो नींद के आगोश में जाने से बच रही थी। सुबह हुई, आमिर आया। मौलवी साहब तैयार ही बैठे थे। उनका शाफिया से तलाक हुआ, अब शाफिया उसकी हुई। बस केवल 3 महीने का इंतज़ार बीच में था। आमिर बहुत खुश था, लेकिन शाफिया किसी चट्टान की भांति शांत और स्थिर थी। कोई हलचल नहीं, कोई भाव नहीं। दोनों ने मौलवी साहब से विदा ली। मस्जिद से बाहर आते ही आमिर बोला, शफू अब चेहरे पर पर्दा गिरा लो। शाफिया ने आग्नेय नज़रों से उसे घूरा। पर्दा? अब कैसा पर्दा और किससे? आमिर उसकी आंखों को देखकर सहम गया, फिर भी हिम्मत करके धीरे से बोला, अब गांव से गुजरेंगे, पर्दा कर लो प्लीज़। शाफिया कुछ बोली नहीं, बस उसने चेहरे पर पर्दा गिरा लिया। जब वो गांव से गुजर रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था मानो गांव वालों की नज़रें एक्सरे की भांति पर्दे से ढके उसके शरीर को छेद रही हों और उसके शरीर का एक एक अंग उनके समक्ष नुमाया हो रहा हो। दोनों के घर पहुंचते ही अम्मी ने चैन की सांस ली। बोली, बेटा अब बस 3 महीने का और इंतज़ार करो, फिर शाफिया तुम्हारी, लेकिन ये 3 महीने तुम उससे पूरी तरह दूर रहना। ठीक है अम्मी, अब बस कुछ खाने को दे दो, सवेरे का ही निकला हुआ हूँ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और हाँ अम्मी, मैं सोच रहा था कि आसपास के ही शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेता हूँ। इस बहाने मैं शाफिया से दूर भी रहूँगा और कुछ आमदनी भी होती रहेगी। आमिर ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी कर दी और हुआ भी ऐसा ही। वही मेरठ में एक छोटी सी कंपनी में फिर से नौकरी करने लगा। दिन बीत रहे थे, बस ये इंतज़ार की घड़ियां लंबी हो रही थी। आमिर दिन भर तो काम में व्यस्त रहता, लेकिन रात को बिल्कुल अकेला महसूस करता। उधर शाफिया भी दिन भर घर के काम में लगी रहती, किंतु रात को जब अकेले में होती तो उसे भी आमिर की बहुत याद आती। कभी कभी उसकी मधुर यादों में मौलवी का शैतानी चेहरा कड़वाहट खोल देता। वो उन 2 रातों को जिंदगी से निकाल फेंकना चाहती थी, लेकिन वो रातें तो मानो जौं की तरह उसकी आत्मा से लिपट कर निरंतर उसका खून चूसती रहती थी। उसे लगता था कि धीरे धीरे ही सही वो इन बातों को भूल जाएगी। इधर उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। अम्मी बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, इतनी चिंता तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, सब कुछ भूलकर आगे का जीवन देखो। शाफिया उनकी बात सुनती, लेकिन उसका अपने मन पर वश नहीं चलता। घटना को बीते हुए 1.5 महीने बीत चुके थे। एक तरफ शाफिया को लगता कि चलो आधा समय तो बीता, लेकिन बाकी का आधा समय उसे पहाड़ सा दिखता था। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। खाने की कुछ इच्छा नहीं होती, शरीर दिनों दिन कमज़ोर हो रहा था। एक दिन ऊब कर अम्मी बोली कि अब तुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि इद्दत के समय कहीं बाहर न जाने दूं, लेकिन अब बिना डॉक्टर को दिखाए काम नहीं चलेगा। मुझे पता है दिन भर घर में बैठे बैठे तुम उल जलूल सोचती रहती हो,
एक बार डॉक्टर साहब समझाएंगे, दवाइयाँ देंगे, फिर तुम ठीक हो जाओगी। इस बहाने बाहर निकलोगी तो मन भी बहल जाएगा। और फिर एक दिन दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहिबा ने कुछ टेस्ट लिखे और दोपहर में आने को कहा। दोपहर में जब दोनों पहुँचे तो डॉक्टर साहिबा प्यार से बोली कि चिंता की कोई बात नहीं है, सारे टेस्ट अच्छे आए हैं। बस आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि आपकी बहू माँ बनने वाली है। या अल्लाह! अम्मी के मुंह से बस इतना ही निकला। शाफिया तो वहीं कुर्सी पर ही शिथिल पड़ गई। दोनों की जुबान जैसे सर्द होकर जम गई। डॉक्टर साहिबा मुस्कुराई, बोली, क्यों, आप लोगों को अच्छा नहीं लगा क्या? शाफिया निढाल पड़ी रही, लेकिन अम्मी झट से बोल पड़ी, नहीं नहीं मैडम, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर ने ढेर सारी हिदायतें दी, कुछ दवाइयाँ लिखी, लेकिन दोनों सास बहू अब शायद कुछ करने की स्थिति में नहीं थीं। वहाँ से निकलकर दोनों सीधे घर आ गईं। दोनों अपने अपने बिस्तर पर धम्म से गिर पड़ी। या खुदा, आपको मैंने पोता मांगा था, लेकिन इस तरह नहीं। जिस बच्चे में हमारे वंश का खून ही नहीं, उसे मैं भला अपना पोता कैसे मानूं? शाफिया ने एक दिन कहा था कि आपको कैसे पता है कि कमी मेरे अंदर है? हो सकता है आमिर में ही कमी हो। अम्मी जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। इधर शाफिया का हाल तो और बुरा था। उसकी तो मानो सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। लगता था जैसे दिमाग की नसें जम चुकी हैं। दिमाग में कभी आमिर आता, कभी बच्चा और कभी मौलवी। आगे का भविष्य किसी घने जंगल की भांति उलझा उलझा दिखता। जब आमिर सुनेगा तब क्या होगा? क्या वो मुझे अब भी स्वीकार करेगा? क्या वो बच्चे को स्वीकार करेगा? क्या अम्मी बच्चे को अपना पोता मानेंगी? आमिर के पुरुषत्व को चोट तो नहीं लगेगी? सवाल सैकड़ों थे, मगर जवाब किसी का नहीं था। दिमाग सुन्न हुआ जाता था। कभी लगता कि आमिर अच्छा लड़का है, वो दोनों को स्वीकार कर लेगा। फिर लगता, क्या ये सही होगा? उसे हमेशा ये लगता रहेगा कि आमिर ने उसे और उसके बच्चे को अपना कर उस पर एहसान किया है। कभी सोचती कि अगर आमिर ने मना कर दिया तो फिर क्या करेगी? वो गर्भपात का सोचती, लेकिन संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते। ये तो ऐसे ही हराम है, कोई इसके लिए तैयार नहीं होगा। फिर दो ही रास्ते बचते हैं। एक ये कि आमिर उसे बच्चे सहित स्वीकार कर ले, लेकिन इसमें पूरी ज़िंदगी उसे ऐसे आमिर के साथ जीना पड़ेगा जिसने एक साथ विष के दो दो घूंट पिए हों। पहला दूसरे का बच्चा और दूसरा पुरुषत्व वाले अहम का आघात। आमिर के अस्वीकार करने वाली बात तो उसे हिलाकर रख देती। उसे पूरा जीवन ही अंधकारमय दिखने लगा। अनुमान से आने वाला डर और अपनी ही सोच से पैदा होने वाली हताशा हमेशा ज़्यादा दुखदाई होती है। शाफिया अकेली थी और उसकी सोच उसके पकड़ से दूर हो चुकी थी। निराशा, दुख व जिल्लत से भरी हुई जिंदगी भविष्य में उसका व उसके बच्चे का इंतज़ार कर रही थी। उसका आने वाला बच्चा भविष्य में हमेशा उस मनहूस रात की याद दिलाता रहेगा। और फिर जब उसकी अपनी सोच उस अंधकारमय भविष्य की घुप काली रात में गुम हो गई तो एक ही रास्ता नजर आया, खुद को खत्म करने का। उसके दिमाग ने एक बार और जोर लगाया, लेकिन वह उस निराशा भरे बादल की ओट से निकलने में नाकामयाब रही। वो चुपचाप उठी और उस राह पर चल पड़ी जहाँ से उसका लौटना नामुमकिन था। शाम में जब अम्मी ने काफ़ी देर तक शाफिया की आवाज़ नहीं सुनी तो उसका दरवाज़ा खटखटाया। बहुत देर तक जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसका मन सशंकित हो गया। आसपास के लोगों को बुलाकर दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर का नज़ारा विभत्स था। शाफिया का शरीर पंखे से झूल रहा था। अम्मी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पड़ोसियों ने संभाला और बाहर खाट पर लिटा दिया। देर रात आमिर भी घर पहुंचा। कहाँ तो वो 3 महीने खत्म होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और कहाँ ये खबर। उसकी तो मानो दुनिया ही लुट गई। आंगन में शाफिया का शरीर पड़ा था। अम्मी बैठी सुबक रही थी। कौन किसको ढांढस बंधाता। पड़ोसी अपने अपने घर चले गए थे। अब अगले दिन ही शाफिया की अंतिम क्रिया की जानी थी। अम्मी ने रो रो कर पूरा घटनाक्रम आमिर को बताया। आमिर को जब बच्चे का पता चला तो पल भर को वो हक्का बक्का हो गया। ऐसा कुछ तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लगता है अल्लाह ने सारा कुसंयोग उसके लिए ही बचा कर रखा था। उसे लगा कि इस सारी फसाद का जड़ वो स्वयं है, वही है शाफिया का हत्यारा। उसी की जिद और नासमझी ने शाफिया की जान ली है।
और अब जब शाफिया नहीं रही तो फिर इस आत्मग्लानि के साथ वो भी नहीं जी सकता। शाफिया की मौत के गुनहगार को जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो उसी कमरे में घुसा और उसी पंखे से खुद लटक गया। अम्मी को रात भर तो कुछ आभास नहीं हुआ, लेकिन जब सवेरे उठकर कमरे में गईं तो आमिर को देखा। आमिर का शरीर बेजान हो चुका था। वो चिल्लाती हुई बाहर निकली। आसपास के लोग आवाज़ सुनकर बाहर निकले। देखा कि आमिर की अम्मी चिल्लाती हुई घर से बाहर दौड़ रही हैं। लोग आए, लेकिन अम्मी तो मानो कुछ सुनने व देख पाने की स्थिति में थी ही नहीं। लोग उनके पीछे भागे। आखिर पूछें तो कि क्या हो गया, लेकिन वो कहाँ रुकने वाली थी। वो आगे आगे और पड़ोसी पीछे पीछे, और फिर एक छपाक की आवाज़ के साथ वो कुएं में कूद गई। लोगों ने जब तक उनको निकालने की तैयारी की, तब तक वो इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। एक ही घर से एक ही दिन में 3 जनाजे निकले। तीनों एक ही दिन काल के काल में समा गए। लेकिन इन तीनों की मौत का जिम्मेदार कौन था? शायद आमिर, या उसकी अम्मी, या फिर शाफिया, या वो मौलवी, या फिर कोई और। इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं था, या फिर कोई सही जवाब देना नहीं चाहता था। अभी आप आलोक कुमार द्वारा लिखी कहानी एक रात की दुल्हन सुन रहे थे। धन्यवाद।